बच्चों, welcome to Learning Mantras. I am Harshita Gera and in today's lecture we will continue Nature and Significance of Management Part 2 वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लर्निंग मंत्रास ने सक्षम बैच को लॉन्च किया है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। सो प्लीज़ अभी तक अगर जिसने भी लर्निंग मंत्रास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आपको फ्री नोट्स, क्विज़ेस वगैरह सब कुछ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 2 वीडियो। तो पार्ट 1 में हमने कवर किया था मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स को और उसके ऑब्जेक्टिव को। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम उसका सल्यूशन आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। सो आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और भी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो इम्पोर्टेंस में आपको उसके ऑब्जेक्टिव और उसके फीचर्स को मिलाकर ही लिखना है। वो कैसे लिखना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन पॉइंट्स की मदद से। और अगर आपने अभी मेरी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ उसे पहले देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से हो सके। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो हमारे पास फर्स्ट फीचर आता है जो क्या बताता है हमें कि जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप गोल को यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कह सकते हो। आगे आप ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ोगे, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के भी गोल होते हैं। तो एक तरह से हम इसे डिपार्टमेंटल गोल्स या ग्रुप गोल्स कह सकते हैं। सो मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एक हमने इसके जब हमने फीचर्स पढ़े थे उसमें भी इसका फर्स्ट जो फीचर्स था उसमें हमने यही पढ़ा था कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो ये पॉइंट उसी से बनाया गया है कि एक अच्छा मैनेजर का यही काम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के साथ साथ वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करे एम्प्लॉयज़ का, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ के उन्हें ऐसे डायरेक्ट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। ये हमने उसमें भी पढ़ा था और यही चीज़ आपको इसमें भी लिखनी है, बस हेडिंग्स आपको क्या करनी है ये वाली लिखनी है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में मैं आपको बता दूं बच्चा कि क्वेश्चन पेपर में आपको हेडिंग्स, हर पॉइंट की हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तो हेडिंग्स तो आपको अच्छी लिखनी पड़ेगी, उसका अंदर का कंटेंट आप अपने मतलब से, अपने समझ से लिख सकते हो, वो भी सही लिखिएगा। ये ना हो कि आप अपनी लैंग्वेज में जो बताना चाह रहे हो वो आप बता ही नहीं पा रहे हो और उस पॉइंट का मतलब ही कुछ और निकल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अंदर की लैंग्वेज अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन ये जो हेडिंग्स होती हैं ना, इन्हें आप बच्चा कोशिश करना कि लर्न कर लेना, आपको ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। तो हमने पढ़ा है एक अच्छा मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि काम को पूरा करवाए दूसरों से इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। तो यहाँ पे आप इफ़िशिएंसी के साथ एंड इफ़ेक्टिवली भी लिख सकते हैं इस पॉइंट में। तो एक अच्छा मैनेजमेंट तभी होगा कि जब वो दूसरों द्वारा जो काम कराया जा रहा है उसे समय में भी पूरा करे और साथ ही साथ कॉस्ट का यानी कि पैसों का भी ध्यान रखे, रिसोर्स की वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें। थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी हम इसके फीचर्स में पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होना। डायनेमिक वर्ड का मीन क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंजमेंट हो जाना। तो हमें पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हर समय क्या होता है, चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहते हैं। उसी तरीके से गोल में भी चेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, और जब गोल में चेंज हो जाता है तो हमें मैनेजमेंट को भी थोड़ा अपडेट और थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक अच्छा मैनेजर जो होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ की को ऐसे डायरेक्ट करेगा कि जब भी कोई चेंज आए तो उसके एम्प्लॉयज़ घबराए ना, बल्कि उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ रहे और उस चेंज को वेलकम करे और उसका सल्यूशन अच्छे से कंपनी को दे पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो आप चैप्टर नंबर 3 में इन्वायरमेंटल चेंजेस पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना बहुत है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी चेंज आएंगे उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, मैनेजमेंट को वर्क करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट में केवल मैनेजर ही तो काम करता नहीं है, उसके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो उनके एम्प्लॉयज़ को भी वो ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा मोटिवेट करके रखता है ताकि बिज़नेस में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी चेंज आए तो उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ खड़े रहें।
द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। ये हम लोगों को पता है कि हमारी लाइफ में, आप खुद को भी रख सकते हो नॉर्मल, अगर हम एक बात करें तो हम लोग को भी पता है कि हमारी लाइफ में कभी कोई चेंज आता है ना, तो हम अपनी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं यार जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्या ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें वो करना ही पड़ जाता है, तो फिर हम मजबूरी में कर देते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। वो जिस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे होंगे, जिस वर्किंग इन्वायरमेंट में वो अपने ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होंगे, अब कोई चेंज हुआ जिसकी वजह से उन्हें काम क्या करना पड़ गया, अलग ढंग से करना पड़ गया। अब भी करेंटली का एग्जांपल लें तो कोविड से पहले तो क्या होते थे, आपको ऑफिस वर्क ही मिलता था, आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, आप सुबह जाते थे, ऑफिस में काम करते थे और शाम को घर आ जाते थे। लेकिन कोविड आ गया। अब कोविड में अब कंपनीज तो अपना काम रोक नहीं पाएंगी कि वो 6 महीने 2 साल रुक जाएं और एकदम बंद कर दें अपनी कंपनी को, ऐसा तो वो कर नहीं सकती हैं। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि आप जो एम्प्लॉयज़ घर बैठे ही क्या कर पाए, काम कर पाएँ। तो उन्होंने घर बैठे काम शुरू किया। तो इसमें भी एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये चेंजेस तो हमने कभी अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे। लेकिन जब ऐसा हुआ तो एम्प्लॉयज़ को भी चेंजेस हुई। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की किसने मदद की? एक अच्छे मैनेजमेंट ने, एक अच्छे मैनेजर ने, जो कि उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें हौसला दिलाया कि पूरी कंपनी आपके साथ में है, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ़ हो तो प्लीज़ आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये चेंजेस आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हमें पता ही है एक अच्छा मैनेजर, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स अभी आपने पहले पढ़े होंगे, तो उसमें हमने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा होता है ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। तो ये क्यों बनाया गया तीसरा टाइप? क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही तो मेन एसेट होते हैं कंपनी का, और अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं खुश होंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, और जब वो काम नहीं करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, लॉस होगा, और आपकी क्या होगी, बदनामी भी होगी। तो इसलिए हर एक कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ये भी गोल होता है कि वो एक ऐसी मैनेजमेंट बनाए जिसमें एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो पाएँ। An efficient manager is the one who brings maximum prosperity for employer as well as employees. Manager lead to people in such a manner that along with organizational goal, individual goal of employees is also achieved. तो एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो कि कंपनी के गोल को तो पूरा करे ही करे, साथ साथ एम्प्लॉयज़ के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव गोल्स को भी क्या करे, फुलफिल कराए। अब हमारे पास फिफ्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो हमने पढ़ा ही था कि सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से ही क्या लेता है, सामान लेता है, रिसोर्सेज लेता है। अब आप खुद सोचिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें सबसे पहले लेबर लगेगी, तो वो लेबर वो कहाँ से लाएगा, सोसाइटी उसे प्रोवाइड करेगी। उसके बाद उसे रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी वो सोसाइटी से लेगा, और भी जितनी सर्विसेज चाहिए वो सोसाइटी से ही लेगा। तो अगर वो इन रिटर्न कभी भी सोसाइटी को कुछ ना दे, बल्कि उन्हें हार्मफुल चीज़ें दे, जैसे केमिकल्स वगैरह का डिकम्पोजिशन अच्छे से ना करे, या उनके साथ गलत बिहेवियर करे, या कुछ ऐसा करे, तो क्या सोसाइटी उसकी हेल्प करेगी क्या? और उससे भी बड़ी बात यह है, क्या उसका बिहेवियर ऐसा सोसाइटी के लिए अच्छा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट की भी कोशिश करता है कि वो सोसाइटी में भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करता रहे। जैसे कि मान लीजिए वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कोई वो बैकवर्ड सेक्शन में लगी हुई है, तो वहाँ पे वो क्या करते, छोटे छोटे स्कूल्स खुलवा दे, पब्लिक पार्क्स खुलवा दे, ठीक है, प्ले ग्राउंड खुलवा दे, ताकि वहाँ के जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चे वगैरह जो भी आते हैं, वो क्या करें, वहाँ पे स्कूल में पास में पढ़ सकें। ठीक है, और भी चीज़ें वो जो करना चाहे, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए उसे करते रहना चाहिए। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये बिल्कुल ही ऐसे सिमिलर ही थे ऑब्जेक्टिव और इसके फीचर्स के मैनेजमेंट के। बस हेडिंग्स आपको यही लर्न करनी है, आपको ऐसे ही हेडिंग्स अपने एग्ज़ाम में लिख कर लानी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बच्चा? सो अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हुआ हो इसके इंपॉर्टेंस में, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो कुछ लोग मैनेजमेंट को एज अ साइंस बोलेंगे, कुछ लोग एज अ आर्ट बोलते हैं, और कुछ लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सबके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता है, क्योंकि सब अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं, और कुछ सबके पॉइंट्स कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगते हैं। तो हम कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन में पहुंच नहीं पा रहे थे। इसके लिए हमने इसकी क्या करी,
अच्छे से स्टडी करी, हमने इसकी अच्छे से स्टडी करी और उसके बाद हमने ये पॉइंट्स निकाले और हमें पता चल जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि एक्चुअल में मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। सो हम एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और इसके हेडिंग्स मैंने लिखी है। इसके नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का पहला नेचर इसमें बोला जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम भाई 3 लोगों ने कहा कि भाई 3 लोग थे, उन्होंने पहले इंसान ने कहा कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। दूसरे ने कहा कि नहीं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तीसरे ने कहा मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। हम तो भाई कंफ्यूज हो गए कि क्या है, तो हमने एक एक को पकड़ा। हमने कहा चलो पहले साइंस से समझते हैं कि वो क्यों कह रहा है मैनेजमेंट है। तो अब हम भी समझते हैं कि वो क्यों कह रहा है मैनेजमेंट एज अ साइंस है। तो सबसे पहले साइंस होती क्या है, तो अगर हम थोड़ी डिफाइन करना चाहें इन बिजनेस के टर्म्स में, नॉट इन रियल टर्म्स अगर आप अलग ले लें, तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स। अब आप खुद सोचिए साइंस क्या होता है। साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसे एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकलता है और तब हम उस रिजल्ट में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो यही तो साइंस है कि साइंस में एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, यानी कि इसमें आपको ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसके बेस पे वो बना होगा स्टडी मटेरियल, और लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट, यानी कि लॉजिकली खुद हमने माइंड से देखा, खुद उसे एक्सपेरिमेंट करके जो भी हमें फैक्ट्स और फिगर पता चले वो हमने लिखे हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं साइंस के, तो पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक यानी कि इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। तो साइंस में हमारे पास क्या है, स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड वे में। आपके पास साइंस एक सब्जेक्ट है ना, आप पढ़ते हो ना साइंस को, तो वो क्या है, आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट भी हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे, और अभी ये पूरी बुक आपको मैनेजमेंट की तो है, इसमें आप हर चीज़ की मैनेजमेंट ही तो पढ़ने वाले हो। तो आप मैनेजमेंट की भी मतलब हमारे पास स्टडी मटेरियल है, तो भाई जैसे साइंस में स्टडी मटेरियल है ऐसे मैनेजमेंट में भी है। तो पहला फीचर तो मैच हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए जाते हैं, कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसका बेस क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हम खुद देखते हैं कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। और साइंस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस में कोई भी लॉ बनाया जाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वो कैसे डेवलप्ड होता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको कई बार लैब में टेस्ट किया जाता है, कई बार उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद जाके कोई एक चीज़ वहाँ पे क्या हो पाती है, एक साइंस प्रिंसिपल या लॉ का फॉर्म ले पाती है। The management principles are also developed through observation and experiment, but in sense management deal with human being and human behavior cannot be accurately predicted. अब मैनेजमेंट के भी जब आप नेक्स्ट चैप्टर में प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो वो भी हमने ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व करके बनाए होते हैं, एक्सपेरिमेंट करके लोगों पर बनाए होते हैं वो प्रिंसिपल्स। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए होते हैं वो ह्यूमंस पे किए होते हैं। ह्यूमंस यानी कि इंसानों पर किए होते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी कि आप पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो भी हमने प्रिंसिपल्स आप आगे हेनरी फ्योल, F.W. टेलर के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स है वो भी एग्जामिन करके, ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करके लोगों पर बनाए होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि ये एक्सपेरिमेंट लोगों पर किया होता है, और लोग तो हमें पता ही अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है भाई। हाँ, जो इंसान है उसे आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज अभी आपके सामने वो इंसान खुश है तो हो सकता है कल आप वही प्रिंसिपल उस पर लगाओ तो वो दुखी हो जाए, क्योंकि ह्यूमन आर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर इन द वर्ल्ड। तो इसलिए हमें इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं मिल पाता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, न्यूटन ने जो लॉ बनाया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का उसने लॉ बनाया, जिसमें उसने कहा कि जो एप्पल है वो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये इंडिया में भी एप्लीकेबल होगा, यानी कि इंडिया में भी जो एप्पल है वो नीचे ही गिरेगा, सेब नीचे ही गिरेगा पेड़ से। ठीक है, आप यूएस में भी चले जाओ तब भी सेब नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो यानी कि ये हर जगह सिमिलर ही होगा, आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाओ ये लॉ एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्या मैनेजमेंट का ये लॉ हर जगह, आपने मान लीजिए मैनेजमेंट का एक लॉ ले लेते हैं कि कोई भी ले लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक, ऑर्डर ले लिया हमने, जिसमें सिस्टमेटिक सामान को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब ये लॉ है, अब हर इंसान इस लॉ को अपने अपने तरीके से क्या करेगा,
यूज़ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो इंडिया में लोगों का माइंड सेट है, क्या वही माइंड सेट यूएस के लोगों का होगा? नहीं होगा। सो क्या सेम चीज़ अगर मान लीजिए जो इंडिया का मैनेजर कर रहा है वही सेम चीज़ यूएस का मैनेजर भी सेम टेक्निक से यूज़ कर ले, सेम मेथड से, तो क्या वो चीज़ दोनों को बेनिफिट दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि लोग क्या हैं, अलग अलग माइंडसेट के होते हैं और लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंसिपल तो आपको ख़राब है, इसलिए इस प्रिंसिपल को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ करता है हर एक मैनेजर। यूज़ वही करता है पर अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज कर लेता है। सो इसलिए दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ पार्शली प्रेजेंट। अब ये फीचर तो भाई आधा ही प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे? तो इस फीचर्स को हम क्या देते हैं? सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। तो ये आपको लिख के आना है, इनएग्जैक्ट साइंस कौन सा फीचर कहता है साइंस का, ठीक, मैनेजमेंट को। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी में भी वही चीज़ है कि साइंस प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, कि जो चीज़, जैसे हम अगर वाटर का फॉर्मूला लें तो इंडिया के वाटर का फॉर्मूला भी H2 ही होगा, और यूएस, लंदन, कहीं का भी चले जाओ आउटसाइड द इंडिया तो वहाँ के वाटर का फॉर्मूला भी H2 ही होगा। ऐसा तो नहीं है इंडिया का H2 है तो वहाँ का HO2 हो जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। Management principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal. इसलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस, हमने अभी ऊपर ही पढ़ लिया था सेकेंड पॉइंट में कि ये इनएग्जैक्ट साइंस हो जाता है, इसलिए इसके जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। यानी कि हमें क्या होता है, जो हम प्रिंसिपल इंडिया में यूज़ करें, हो सकता है वो प्रिंसिपल हम बाहर का यूज़ कर ही ना पाएँ। दे हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। और इन्हें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है कि जैसे जैसे सिचुएशन हो उस हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं, चेंज करके इसे यूज़ कर लेते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो इसलिए ये फीचर जो है मैनेजमेंट का वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है? अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो अब हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, समझ आ तो आ गया ना। हमने दूसरे इंसान की बात सुनी और दूसरे ने कहा कि मैनेजमेंट आर्ट है। अब हम आर्ट को पढ़ लेते हैं और आर्ट के फीचर्स और साइंस के फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art can be defined as systematic body of knowledge which require skill, creativity and practice to get perfection. So art क्या होती है? इसमें भी systematic body of knowledge है, यानी कि इसमें भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन इसमें आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसको यूज़ करने के लिए आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए और आप उस स्किल में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें परफेक्शन मिलता है। फीचर्स पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो ये हमने अभी पहले ही बात कर ली कि जैसे आर्ट में भी क्या होता है, थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल होता है। कैसे होता है? मान लीजिए कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर है तो वो भी रागास वगैरह की बुक्स वगैरह पढ़ता है, तो वो पढ़ता है यानी कि उसका स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है ना। तो हाँ है, और मैनेजमेंट में भी हमें पता है स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला फीचर तो हमने कहा कि चलो ये तो मैनेजमेंट से मेल खा गया, ये तो है, सिमिलर है दोनों में। दूसरा फीचर में आ गए हम। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए एक सिंगर है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, उन्होंने वही सेम बुक पढ़ तो ली, रागास की सेम बुक पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से उसे यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि सबका माइंड का क्रिएटिविटनेस अलग होगा, सबकी स्किल अलग होगी, ठीक है। उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया अलग अलग तरीके से और उन्होंने सेम रागास को अपने अपने तरीके से क्या किया, अपने सॉन्ग में यूज़ किया। तो ये क्या हुआ? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि उन्होंने अपनी माइंड को भी क्या किया, उस चीज़ में यूज़ किया। मैनेजमेंट में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अभी तो हमने पढ़ा कि जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करके अपने तरीके से यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पर भी यही है कि मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो कि ये तो जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहा है वो तो पढ़े ही, लेकिन जो उसके पास सिचुएशन हो वो उन प्रिंसिपल्स को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके यूज़ करे ताकि अच्छे से अच्छा बेनिफिट उसको और उसकी कंपनी को और एम्प्लॉयज़ तीनों को हो सके। तो यहाँ पे भाई मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल मैच हो गया और साइंस और आर्ट का भी ये फीचर मैच हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई ये फीचर भी दोनों में अवेलेबल है। अब आते हैं थर्ड फीचर की ओर। थर्ड फीचर क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो अब हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा कि जो एक सिंगर है वो सेम रागास सीख रहा है, बहुत सारे मान लीजिए सिंगर है वो सेम रागास सीख रहा है और सेम टीचर ही उन्हें सिखा रहा है, लेकिन जब उनका टेस्ट हुआ तो सबने अलग अलग तरीके से उसे यूज़ करके से गाना गाया। तो क्या हुआ यहाँ पे? उन्होंने अपने माइंड की क्रिएटिविटी को यूज़ किया। और सेकेंड हमें यहाँ कह रहा है प्रैक्टिस। अब कोई सिंगर है, मान लीजिए उसने एक बार सब कुछ सीख लिया और एक गाना उसने बहुत अच्छा गाया, उसने कहा यार अब तो हमें गाना गाना आ गया, अब हमें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। उसने 6 महीने प्रैक्टिस नहीं की, 6 महीने बाद उसे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट को जब उसने गाया तो उसका वो फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि वो तो गाना ही नहीं गा पा रहा था।
अब ऐसा क्यों हुआ, वो तो गाना इतना बढ़िया गा रहा था 6 महीने पहले और अब क्यों नहीं गा पा रहा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हट गई। आप कहते हैं ना कोई चीज़ अगर आपको अच्छे से आती है तब भी आप उसको क्या करो, रोज़मर्रा में प्रैक्टिस करो ताकि उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। तो यहाँ पे यही, अब वो सिंगर समझ गया अपनी गलती और वो सिंगर ने क्या किया, प्रैक्टिस शुरू की और उसने प्रैक्टिस करते करते वो रोज़ प्रैक्टिस करता रहा और उसकी आवाज़ वापस से अच्छी हो गई और बल्कि अच्छी होने के साथ साथ और ज़्यादा सुरीली हो गई। तो वो सिंगर का नाम और ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ऐसे ही तो मैनेजर भी करता है। मैनेजर भी कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर ले लो और एक नौसिखिया मैनेजर ले लो, दोनों में कितना फ़र्क होगा। तो एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर क्या करेगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस में वो क्या करेगा, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक नौसिखिया होगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की गई। सो हमने देखा कि मैनेजमेंट का भी ये फीचर मैच हो रहा है और आर्ट का भी ये फीचर मैच हो रहा है। तो ये क्या, तीनों के तीनों ही फीचर मैच होगा मैनेजमेंट के। सो जी हाँ, बिल्कुल बच्चा, मैनेजमेंट एज अ आर्ट हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आर्ट के ये तीनों ही फीचर्स मैनेजमेंट में बखूबी पाए गए हैं और पूरी तरीके से पाए गए हैं। सो हमने यहाँ पे देखा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस तो नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है, लेकिन आर्ट हम बोल सकते हैं। अभी भी लेकिन तीसरा बंदा खड़ा था और उसने कहा रुको, तुमने तो प्रोफेशन के बारे में बताया ही नहीं। तो हमने कहा चलो बेटा, प्रोफेशन के बारे में भी जान लेते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन सिंपली देख लो, एक डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशन है कि वो डॉक्टर है, ठीक है। ऐसे ही एक सीए ले लो, एक लॉयर ले लो, इन सबको क्या करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर देना पड़ता है और उसके बाद अपने जो भी इनका एसोसिएशन है उनसे अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, तब जाके उन्हें वो क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। अब हम इसके फीचर्स को समझते हैं। अब फीचर्स क्या हैं वो समझ लेते हैं। सो पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेम जैसे कि डॉक्टर को पढ़ाई करने के लिए उसके पास स्टडी मटेरियल है, सीए को पढ़ाई करने के पास उसके पास स्टडी मटेरियल है, लॉयर को पढ़ाई करने के पास उसके पास स्टडी मटेरियल है, ऐसे ही एक मैनेजर के पास भी आज के वक्त में मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी स्टडी मटेरियल है। सो पहला फीचर तो मैच हो गया। तो वो थर्ड पर्सन भाई बहुत खुश हो गया कि चलो पहला फीचर तो मैच हो गया, दूसरा कराओ। तो दूसरा भी हमने पढ़ा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप टेस्ट देते हो, आपको एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपको सीए बनना हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन आप ले लो, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हो तभी आपको क्या मिलती है, डिग्री मिलती है, वरना आपको कोई डिग्री नहीं मिलती, आप फेल हो जाते हो। तो अगर आपको कोई इंसान ने एग्ज़ाम दिया लॉयर का और वो फेल हो गया तो क्या हम उसे लॉयर कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो पास हो गया हाँ तो हम उसे लॉयर कहेंगे। तो यही इसका मतलब है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कि हमें कोई भी प्रोफेशन में एंट्री लेने से पहले एग्ज़ाम्स, टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह देने पड़ते हैं और उसमें अगर हम पास हो जाते हैं तभी हमें उस क्या होता है, डिग्री मिलती है, वरना नहीं मिलती। लेकिन क्या एक मैनेजर को कोई ऐसा एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है? तो आप कहोगे हाँ एमबीए देना पड़ता है। तो हाँ, ये हम कह तो ज़रूर सकते हैं कि हमें देना पड़ता है, लेकिन अभी भी कोई कंपलसरी नहीं है। यानी कि अब धीरे धीरे हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी से एमबीए वगैरह की डिमांड ज़्यादा करने लगी है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक देखा गया है कि इस चीज़ को पूरी तरीके से अपनाया नहीं गया इंडिया में। सो हम ये कह रहे हैं कि ये फीचर तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा हम आ गए तीसरे फीचर में, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी हमने जैसे पढ़ा कि इंडिया में अगर कोई डॉक्टर है और उसने एमबीबीएस कर लिया तो वो जब तक लाइसेंस नहीं लेगा तब तक वो अपना कोई भी क्लिनिक वगैरह पे काम या कुछ नहीं कर सकता। तो उसे रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। ऐसे कोई लॉयर है, उसने भले ही अपना एग्ज़ाम पास कर लिया लेकिन उसे रजिस्टर करना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। जब तक वो अपने आप को इससे रजिस्टर नहीं कराएगा, उसका लाइसेंस इशू नहीं होगा, जब तक लाइसेंस नहीं होगा तो वो अपने प्रोफेशन में आगे कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन मैनेजर के लिए क्या ऐसा ज़रूरी है? मैनेजमेंट और मैनेजर दोनों के लिए एसोसिएशंस तो बनाई गई हैं बहुत सारी इंडिया में, लेकिन अभी भी ऐसा कोई रूल नहीं निकाला गया है कि उस मैनेजर को उस पर्टिकुलर कोई एसोसिएशन से अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। सो हमने देखा कि ये फीचर प्रोफेशन में तो बखूबी है, लेकिन मैनेजमेंट में अब भी इसकी कमी है। तो अभी भी हम कह रहे हैं कि प्रोफेशन में ये फीचर तो नहीं आ रहा है मैनेजमेंट में। फोर्थ हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स यानी कि जो भी मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अपने क्या होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर कराता है, तो उससे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि आप इसे फॉलो करेंगे तो ही आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा, और अगर आपने कोई भी इनलीगल एक्टिविटी करी तो आपका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मैनेजर के लिए ऐसा कुछ बनाया गया? फिलहाल कुछ नहीं बनाया गया, कोई कंपलसरी ऐसी कोई रेगुलेशन, एक्ट वगैरह कुछ भी मैनेजर पे नहीं लगाई गई है, लेकिन ये बहुत जल्दी लगा दी जाएगी। तो फिलहाल नहीं है, तो अभी हम फिलहाल तो नहीं बोल सकते कुछ भी। लास्ट है हमारे पास सर्विस मोटिव। अब आप सीए के पास जाते हो,
तो सीए क्या पहले आपसे अपनी फ़ीस चार्ज कर लेता है? नहीं, वो पहले आपका काम करके देगा, उसके बाद वो आपसे फ़ीस लेगा। डॉक्टर के पास जाते हो आप अपना कोई भी ट्रीटमेंट कराने, तो वो सबसे पहले आपको क्या करेगा? आपको ट्रीटमेंट देगा, उसके बाद अपनी फ़ीस लेगा। तो ये क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। लेकिन क्या मैनेजर ऐसा है? मैनेजर कहाँ पे काम कर रहा है? बिजनेस में कर रहा है। तो फिलहाल अगर एक हम प्रायोरिटी की बात करें तो हर बिज़नेस की प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उसे तो प्रॉफिट कमाना है। तो वो क्या करेगा? वो तो भाई पहला पैसा देखेगा, उसके बाद काम करने वाला है। फिलहाल की बात हो रही है, लेकिन बहुत जगह ये चीज़ें भी बदल दी गई है। साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी सेम लाइन में रखा जा रहा है। लेकिन एक प्रायोरिटी की बात करें, एक थोड़ी सी अगर हम कह दें, तो यही तो बात है कि एक जो कंपनी होती है, उसमें जो काम मैनेजर कर रहा होता है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि उस कंपनी को वो सबसे ज़्यादा क्या दे? प्रॉफिट कमा कर दे। तभी कंपनी कहेगी कि तुम तो बहुत अच्छे मैनेजर हो फिलहाल, थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद तो वो सारे ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा। लेकिन एक ऐसे कहते हैं इनिशियल में प्रायोरिटी देना, तो वो तो प्रॉफिट को ही देगा। तो क्या वो पहले काम करेगा फिर पैसा लेगा? नहीं, वो पहले पैसा लेगा, क्योंकि उसे तो कंपनी को प्रॉफिट कमाना है। तो ये फीचर भी प्रोफेशन में तो है अच्छे से, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। तो हमने देखा कि 5 फीचर्स थे प्रोफेशन के, जिसमें से सिर्फ पहला वाला ही फीचर मैच हो पाया और बाकी सारे फीचर्स मैच नहीं हो पाए। तो और ये फीचर्स को कह रहे हैं जो थर्ड पर्सन है, जिन्होंने कहा कि प्रोफेशन है, कि ये जो बाकी के फीचर्स हैं ना, वो भी धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। तो हमने कहा कि देखो भाई, जब ऐड हो जाएंगे ना, तब हमसे बात करना। फिलहाल की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन हम नहीं मान सकते हैं। तो हमने अभी तीनों डिस्कस किए, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो अब आप कमेंट्स में बताइए कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। ये है आज आपका होमवर्क। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग मंत्रास। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।